स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 में हिंदी में गद्य के अंतर्गत मोहन राकेश द्वारा लिखित एक निबंध जिसका शीर्षक है आखिरी चट्टान। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें जिससे आगे हम जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस। पहले पाठ का परिचय देख लेते हैं कि आखिर में है इसमें क्या। प्रस्तुत पाठ आखिरी चट्टान में लेखक ने कन्याकुमारी के तट पर डूबते सूर्य और सूर्यास्त के बाद की स्थिति के अत्यंत मनमोहक दृश्य को शब्दों में उतारा है कि कन्याकुमारी के तट पर सूर्यास्त के बाद का जो चित्र होता है, स्थिति क्या होती है, उसको शब्दों में उतारा है। लेखक ने अपने इस यात्रा वृत्त में, ये निबंध जो है यात्रा वृत्त है, मैं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कन्याकुमारी की आखिरी चट्टान, उसके पीछे स्थित कन्याकुमारी का मंदिर, सैंडल हिल के पीछे डूबता हुआ सूर्य, नीचे सागर का अनंत विस्तार, तट पर उगे हुए नारियल वृक्ष, पर्वत श्रृंखला, तट को छूने के लिए मचलती सागर की लहरों आदि का मोहक चित्र अंकित किया है। लेखक प्रकृति के इस बिखरे हुए चित्र को समेट लेना चाहता है परंतु अपने को असमर्थ अनुभव करके उदास हो जाता है। लेखक का मन कन्याकुमारी छोड़ना चाहता है परंतु बुद्धि का आग्रह उससे विवश कर रहा था। घाट का कितना मोहक दृश्य था, मंदिरों से घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो संपूर्ण वातावरण को पवित्र कर रही थी। अब चलिए शुरू करते हैं। कन्याकुमारी यानी ये स्थान है कन्याकुमारी, सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि कि सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि यानी जब सूर्योदय होता है तब बड़ा सुनहरा माहौल रहता है, सूर्यास्त के समय भी ऐसे सेम रहता। केप टाउन के आगे बने बाथ टैंक की, बाथ टैंक का मतलब है कि जो नहाने के लिए टैंक नहीं बना दिया जाता, बड़ा एक सरोवर टाइप का छोटा सा, उसको बाथ टैंक बोलते हैं। केप टाउन के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी स्याह चट्टानों में से, स्याह का अर्थ है काला, वैसे होता है काला, ठीक, स्याह चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। यानी इस जगह पर भारत का स्थल भाग, अब स्थल भाग का कहने का अर्थ है जहाँ भारत की स्थलीय सीमा है, उसका आखिरी चट्टान देखता रहा। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफ़ेद लकीरें चमक रही थी। अब यहाँ लकीरों का अर्थ जो है जो पत्थर वगैरह लगे हैं उनको, कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफ़ेद लकीरें चमक रही थी। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल की वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधिस्थ सी लग रही थी। माने वो चट्टान ऐसी लग रही थी जहाँ उस चट्टान पर 3 सागरों का संगम होता है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो उस चट्टान पर कभी विवेकानंद जी ने वहाँ समाधि लगाई थी। तो ऐसे लग रहा था चारों तरफ से जब पानी की मार उस पर पड़ती थी, लहरें आती थी, तो ऐसे लग रहा है जैसे वो समाधिस्थ हो, समाधि में लीन हो। समाधि का मतलब होता है अष्टांग योग में योग की जो 8 अवस्थाएं हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, जो 8वां अंग है वो कहलाता है, जो 8वीं स्टेज है उसको बोलते हैं समाधि। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से टकरा रही थी। बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी। अब जब लहरें तेजी से टकराती हैं तो चट्टानों को भी चीर देती हैं, उनमें भी आघात पहुंचाकर उनको भी चीर देती हैं, उनमें भी निशान बनाए जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। अब चूरा बूंदों की जालियां कहने का अर्थ है पानी की लगातार चोट से जाली जैसा आकार बन जाता था। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था। पूरी चेतना से महसूस करने का अर्थ है कि पूरे भाव से उसको समझना। शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। मैं देख रहा था कि शक्ति का कितना विशाल विस्तार है और विस्तार की शक्ति, और इतने बड़े विस्तार की शक्ति क्या, अर्थात समुद्र का कितना बड़ा विस्तार। यहाँ शक्ति का विस्तार कहने का मतलब है कि समुद्र बहुत विशाल है, ठीक,
और समुद्र विशाल होने के साथ साथ समुद्र की जो लहरें हैं उनमें कितनी शक्ति है उनके बारे में लेखक बात कर रहा है कि शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था, तीनों तरफ से पानी ही पानी था। फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षितः अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लेकिन फिर भी सामने का क्षितिज का अर्थ होता है वो बिंदु जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए समझ में आए। अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस ओर दूसरा छोर है ही नहीं। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूँ। यानी लेखक वहाँ लीन हो गया उस दृश्य में। एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक। माने लेखक इतना वहाँ खो गए कि वो यही भूल गए कि मैं एक यात्री हूँ जो दूर से आया हूँ, यहाँ केवल एक दर्शक की भांति हूँ जो यहाँ अवलोकन करने आया हूँ। उस दृश्य के बीच में मैं जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। और लेखक कहते हैं उस दृश्य के बीच में, अर्थात वहाँ ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे मैं स्वयं भी वहाँ एक हिस्सा हूँ उस दृश्य का। इतना लीन हो गया लेखक। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान, जब अपना होश हुआ, माने जब थोड़ा चेतना आई मन में, ये उस दृश्य से बाहर निकले, माने जब थोड़ा अपना होश आया तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफ़ी घिर गई है। मेरा पूरा शरीर सिरह गया, माने अब थोड़ी हल्की सिरहन, माने एक लहर सी दौड़ जाना अंदर। डर की भी कह सकते हैं, है ना, और ठंड की भी कह सकते हैं। मैंने एक नज़र फिर सामने से उमड़ते विस्तार पर डाली, माने विशाल सागर पर डाली, और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था, यानी सूर्यास्त का समय है। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ पर पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। पीली रेत का एक ऊंचा टीला, पश्चिमी तट रेखा। अब तट रेखा का मतलब ये होता है कि जो तट होता है समुद्र का, जहाँ पानी और समुद्र मिलता हो, समुद्र और जल का मतलब जो स्थलीय सीमा होती है उसकी जो तट होता है आखिरी छोर, ठीक, उसको तट रेखा बोलते हैं। माने समुद्र के किनारे की भूमि। तो समुद्र के किनारे की भूमि और जल को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो तट रेखा कहलाती है। तो वहाँ पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। ऐसा लेखक ने सोचा कि उस टीले पर जाकर सूर्यास्त पर नज़र डाली जाएगी, वहीं से अवलोकन किया जाएगा उसका। यात्रियों की कितनी ही टोलियाँ उस दिशा में जा रही थीं। लेखक कहता है कि यात्रियों की कितनी ही टोलियाँ उस दिशा में जा रही थीं। मेरे आगे कुछ मिशनरी युवतियाँ मोक्ष की समस्या पर विचार करती चल रही थी। मिशनरी का मतलब है धर्म उपदेशक, ठीक, ईसाइयों में मिशनरी होते हैं, है ना। विचार कर रही थी मोक्ष की समस्या पर, यानी मोक्ष पर चर्चा, ईश्वर और भगवान की चर्चा। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए। अब लेखक उनके पीछे पीछे उनकी बातों को सुनते हुए चल रहे हैं ताकि उनको भी थोड़ा बहुत मोक्ष के बारे में पता चले, रहस्य पता चले। यूँ उनकी बातों से कहीं रहस्यमय आकर्षण उनके युवा शरीरों में था। अब लेखक कहते हैं कि उनकी बातों से आकर्षण ज़्यादा तो उनके युवा शरीरों में था, अर्थात लेखक वहाँ उनकी सुंदरता की बात कर रहे हैं, उन पर मोहित होने की कोशिश कर रहे हैं। और पीली रेत की पृष्ठभूमि में उनके लबादों के हिलते हुए स्याह सफ़ेद रंग बहुत आकर्षक लग रहे थे। उनके लबादे, माने जो पोशाक पहने हैं, लंबी पोशाक को लबादा बोलती। तो उनकी स्याह सफ़ेद रंग, माने काले सफ़ेद रंग के जो वो लग रहे थे, उनके मतलब वस्त्र थे, वो बड़े आकर्षक लग रहे थे। मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था कि हम लोग टीले पर पहुंच गए। अब ये लोग टीले पर पहुंच गए। यह वह सैंड हिल थी जिसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। अब लेखक बोले ये वहीं सैंड हिल में पहुंच गए। सैंड हिल माने बालू का टीला, वहाँ पहुंच गए जिसकी चर्चा लेखक वहाँ जब से पहुंचा था सुन ही रहा था बराबर। तो सैंड हिल पर बहुत से लोग थे, 8-10 नवयुवतियाँ, 6-7 नवयुवक, 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति, ये लोग थे वहाँ। अब गांधी टोपी वाले व्यक्ति का मतलब है गांधी जैसी टोपी पहनते थे वैसी टोपी पहने हुए लोग। उन लोगों के वहाँ होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी, माने सब लोग वहाँ, हाँ आगे देखें जरा, गवर्नमेंट वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे का अर्थ होता है वेटर,
उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। अब गवर्नमेंट गेस्ट हाउस था वहीं एक, तो जो वहाँ वेटर था उन सबको सूर्यास्त के समय की कॉफ़ी पिला रहा था। उन लोगों के वहाँ होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। अब कन्याकुमारी का सूर्यास्त अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है, लोग बहुत जाते हैं देखने, तो लोगों ने एक विशेष रेशम पहन रखा था। हवा समुद्र की तरफ उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। हवा चल रही थी तो रेशम भी लहर रही थी। मिशनरी युवतियाँ वहाँ आकर थकी सी एक तरफ बैठ गईं। उस पूरे कैनवस में एक तरफ, अब कैनवस का अर्थ है दृश्य, यहाँ दृश्य से अर्थ लेंगी। मैं एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह, लेखक कह रहा है उस कैनवस में यानी उस दृश्य में मैं कुछ छिटके हुए बिंदुओं की तरह दिखाई दे रहा था, माने बिल्कुल अलग थलग। उनसे कुछ दूर पर एक रंगहीन बिंदु, लेखक कहता है उनसे कुछ दूर पर एक रंगहीन बिंदु की भांति मैं ज़्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। सैंड हिल के सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए था, माने अपने में छिपाया था। ओट में लेने का मतलब है बीच में कोई पीछे छिपा लेना, ये बीच में कोई बाधा हो और पीछे छिपा लेना। पर सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए, माने अब चूंकि सांझ का समय है तो एक के पीछे एक टीले छिपे हैं, तो लेखक कह रहा मैंने फिर टीले पार किए। टांगें थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता था कि शायद अब एक ही टीला और है, उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आ जाएगा। लेखक कह रहा है कि आगे चलता जा रहा था, टीले मिलते जा रहे थे, तो लग रहा था कि अब एक ही टीला बचा है मात्र, नजर आएगा। और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया, माने अब समुद्र बिल्कुल साफ दिख रहा है, अब कोई टीला नहीं है। वहां से दूर तक रेत की एक लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। एक ऐसी ढलान थी जैसे टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। सूर्य तब पानी से थोड़ा ऊपर ही था, माने बस डूबने ही वाला था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, माने लेखक अब इस बात से संतुष्ट होकर बैठ गया कि चलो कोशिश बहुत की और कोशिश सार्थक हुई। ऐसे जैसे वह टीला सागर की सबसे ऊंची चोटी हो, और टीला ऐसे लग रहा है जैसे सागर की सबसे ऊंची चोटी हो, और मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। अब लेखक कह रहा है कि पहली बार मैंने उस तरफ देखा हो, ऐसा मुझे लगा कि जैसे मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने टीले को पहली बार देखा है। पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर उगे नारियल के झुरमुट वाले झुंड, नारियल के पेड़ के झुंड नजर आ रहे थे। अब वहीं दाईं तरफ नारियल के पेड़ भी लगे थे, टीले के दाईं तरफ जहाँ ये बैठा वहीं। गूंजती हुई तेज हवा से उसकी टहनियाँ ऊपर को उठ रही थी, माने हवा तेज चल रही थी, टहनियाँ ऊपर को उठ रही थी उस नारियल के पेड़ों की। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। अब लेखक कह रहा है एक सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला। अब सूखी पहाड़ियाँ मतलब जहाँ कोई पेड़ नहीं है, एक पूरी कतार, श्रृंखला माने कतार, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। माने बीहड़ का मतलब होता है जहाँ कोई ना हो, डरावनी, और वीरान मतलब जहाँ कोई ना हो, है ना, दोनों का एक ही अर्थ है बीहड़ वीरान का। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था, यानी रेत पर जब किरणें पड़ रही थी तो एक नया सा रंग उभर आया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहाँ से उड़ेला गया हो, और रेत उसमें चमक रही थी। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा, लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से टूटा हो। अब लेखक कहता है कि मैंने जो पैर के निशान बने थे मेरे, मैंने उनसे जब रेत को देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे रेत का कुंवारापन अभी अभी टूटा हो। इससे मन में एक सिरहन भी हुई, हल्की उदासी भी घिर आई, कि मन में एक सिरहन भी पैदा हुई और हल्की उदासी भी घिर आई। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया,
पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल गया। अब सोना ही सोना ढुलने का मतलब है जब किरणें पड़ती हैं, सुनहरी किरणें, तो पानी भी सुनहरा हो जाता है। अब सूर्य का गोला पानी की सतह से छूने का अर्थ है सूर्य अस्त हो रहा है, बिल्कुल ऐसे लगे पानी में डूबते जा रहा हो, पर वह रंग इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा था कि किसी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। लेखक कह रहा है लेकिन रंग बदल रहा था वो सूर्य का अस्त होना, और फिर उसे ऐसा लग रहा था कि इसको कोई नाम देना भी असंभव है, कोई नाम नहीं दे सकते विशेष कि यही नाम दिया जाए। यानी सूर्य का गोला पानी की सतह को छू गया, पानी पर सूर्य का गोला पानी की सतह को छू गया, पानी पर दूर। अब सूर्य का गोला पानी की सतह में छूने का अर्थ समझ गए, पानी में डूबने लगना है ना, डूबता हुआ दिखाई देना। पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल गया, पर वह रंग इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा था कि किसी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला इतनी जल्दी जल्दी रंग बदल रहा था, माने अब सूर्य अस्त हो रहा तो रंग चेंज कर रहा है, रंग इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा था। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल गया था। माने सूर्य का गोला पानी की सतह पर छू गया, माने ऐसे लगे जैसे सूर्य ने पानी को टच किया हो। पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल गया, यानी बिल्कुल सुनहरापन छा गया पानी में सूर्य के अस्त होने की वजह से। पर वह रंग इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा था कि किसी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था, और ऐसे लगा जैसे सूर्य का गोला एक बेबसी में पानी के लावे में डूब रहा हो, पानी का कलर लावे के जैसा लग रहा है। और धीरे धीरे वह पूरा डूब गया, और कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था वहाँ अब लहू बहता नजर आने लगा, माने अब कलर लाल हो गया। सूर्य जब पूरा अस्त होने लगता तो लाल लाल सा हो जाता। कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैंजनी से काला पड़ गया। अब बैंजनी का अर्थ होता है कि बैंगन जैसा रंग, है ना, और बैंजनी से काला। अब काला पड़ने का अर्थ है सूर्य जब पूरा अस्त हो गया तो पानी काला दिखने लगा। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया। नारियल की टहनियाँ उसी तरफ हवा में ऊपर उठ रही थी। हवा उसी तरह, माने हवा चल रही थी, हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्य पट पर स्याही फैल गई थी। माने स्याही फैलने का मतलब है अब सब जगह कालापन छा गया, अंधेरा छाने लगा। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट, माने झुंड, पेड़ों के झुंड, स्याह पड़कर माने काले पड़कर, जैसे लगातार सिर धुन रहे हो, माने सिर पटक रहे हों और हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियाँ भींचता हुआ, माने मुट्ठियाँ दबाता हुआ, भींचता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहाँ से लौटकर भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कपकपी भर गई। दूर सैंड हिल की तरफ देखा, वहाँ स्याही में डूबे हुए कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। माने जब दूर अंधेरे में देखो तो लोग भी अगर चल रहे हों या पेड़ भी हिल रहे हों तो हिलते हुए से नजर आते, धुंधले से, है ना। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की। अब रंग कहने का अर्थ ये है कि लोगों का आना जाना, दिखना, पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। माने संभव नहीं था, वहाँ समझ में नहीं आ रहा था कुछ। मेरे और उन रंगों के बीच स्याह पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। अब लेखक कह रहा मेरे और उन रंगों के बीच स्याह पड़ती माने काले पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा कि नहीं। अब लेखक कह रहा है पार करना चाह रहा है टीलों को, उस ओर जाना चाह रहा है, ये डर अब समा रहा है लेखक, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा, इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं, और तट का रास्ता निश्चित रूप से केप टाउन के सामने तक ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था अब, क्योंकि शाम हो रही थी। इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया, माने तट की तरफ चले गए लेखक। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। मतलब ये भी लग रहा था कि अंधेरा भी हो रहा है, तो ये बात भूल गया कि अंधेरा हो रहा है, शायद ना पहुंच पाऊं, है ना। अब लेखक को थोड़ा मन में डर सता रहा है, अंधेरा होने के कारण, भटकने का डर।
कारण था तट की रेत। अब कारण ये था तट की रेत, यानी रेत ज़्यादा थी वहाँ, और रेत पे चलना थोड़ा मुश्किल भी होता है। यूँ पहले भी समुद्र तट पर कई रंग रंग की रेत देखी थी, सुरमई रंग की, खाकी रंग की, पीली रंग की, लाल रंग की, है ना। सुरमई माने सुरमे जैसी, काली काली हल्की। मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कहीं की रेत में नहीं देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे वे। अनाम रंग माने, अब लेखक को पता नहीं है रंगों के नाम। एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग, माने एक एक इंच पर अलग अलग रंग जैसे लग रहे थे, और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए, यानी एक एक रंग में भी कई रंगों की झलक है। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहाँ थे। माने लेखक कह रहा है काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों की जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण माने मिक्सचर बनाए जा सकते वे सब वहाँ थे, और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसल कर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया, यानी लेखक उनका अनुभव ले रहा है। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय नहीं था। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहाँ से आगे चल दिया। लेखक वहाँ चाह रहा है कि थोड़ा बहुत ये रेत बटोर ली जाए, इस निशानी के तौर पर कि मैं यहाँ आया था। लेकिन लेखक अंधेरा हो रहा है तो डर लग रहा है, तो इसलिए वहाँ से निकलना चाहता है। समुद्र में पानी बढ़ रहा था, माने लहरें तेज थी। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अब पानी बढ़ने का तट की चौड़ाई कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। लगा अचानक कि खतरा है। अब मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-3, 4-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे अंदर संभाल लेगा, यानी पानी उस भाग को भी डुबो देगा जिसमें लेखक चल रहा है। तो उसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो ये भाग भी डूब जाए जहाँ मैं चल रहा हूँ। तट के किनारे चल रहा है। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊँ, पर वह स्याह पड़ती रेत माने काली पड़ती रेत अंधेरे कारण इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। 2-1 और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गईं, माने पानी पैरों को छू रहा है। मैंने जूता उतारकर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने जा रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी टकरा गया। लेखक कह रहा है कि चट्टान से लेखक टकरा गया है। अब रास्ते में एक ऊंची चट्टान थी, अंधेरे में दिखा नहीं तो टकरा गया। तो लेखक कह रहा है वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोच आ गई, पर ज़्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। यानी अब जैसे तैसे साहस करके बढ़ रहे थे आगे, लेकिन ये हुआ कि एक चट्टान से टकरा गए। अब चट्टान से टकरा गए तो थोड़ा बहुत हल्की खरोंच भी आ गई, ज़्यादा चोट नहीं लगी, हल्की फुल्की नामात्र। और चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का फैलाव। कितने ही लोग वहाँ टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहाँ से, अब लेखक कह रहा है ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहाँ से रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपने आप काफ़ी हल्का लगा, यानी वहाँ अब लोग दिखने लगे। मैं चट्टान के नीचे कूद गया। अब रात का समय हो गया। केप टाउन का लॉन, केप टाउन जो जगह है वहाँ का लॉन माने मैदान,
अंधेरे में हिंद महासागर को काटती हुई कुछ स्याह लकीरें, काली लकीरें हिंद महासागर को काटती हुई, माने अलग, हिंद महासागर की लहरें अलग दिख रही काली लकीरों के रूप में। एक पौधे की टहनियाँ, नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी। अब ये दृश्य है वहाँ का, वहाँ एक आदमी नीचे सड़क पर टॉर्च बुझा रहा था, जला रहा था बार बार। दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी, और दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज भी दिख रहा था जिसकी हल्की हल्की रोशनी दिख रही थी। मन बहुत बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह। ऐसे मन बेचैन था जैसे बिना पूरी तरह भीगा भी ना हो और सूखी मिट्टी की तरह, जैसे पूरी मिट्टी भीगी ना हो आधी भीगी हो, वैसे ही मन बेचैन था। फिर आगे कहता, जगह मुझे इतनी अच्छी लगी कि मन था अभी कई दिन कई सप्ताह वहाँ रहूं, पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत कर आया था कि लग रहा था वहाँ से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। हिमाकत माने यहाँ अर्थ है गलती से, वैसे तो होता है हिम्मत, ठीक, गलती से अर्थ है इसका। अपना सूटकेस खोलने पर पता चला कि कनानौर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे वे वहीं मेज की दराज माने ड्रॉर में छोड़ आया हूँ। अब कनानौर एक जगह है जहाँ लेखक ने कुछ थोड़ा बहुत लिखा था, वो पेज वहाँ छूट गए, 70-80 पन्ने, एक आध दो होते तो छोड़ भी देता, वहीं छोड़ आया। अब मुझे दो में से एक चुनना था, एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त समुद्र तट और वहाँ की रेत, दूसरी तरफ अपने हाथ के लिखे कागज जो शायद अब भी सेवाय होटल की एक दराज में बंद थे। सेवाय होटल लेखक होटल का नाम है, जो होटल की दराज में बंद थे। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधे की टहनियों या उनके हाशिए में बंद महासागर के पानी ने मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता है। और देर तक सामने देखता रहा, अपना समस्या का हल खोजने की कोशिश कर रहा, माने विचार कर रहा। कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आता गया। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुक गई। एक कॉन्वेंट स्कूल की बस आकर रुक गई होटल के कंपाउंड में। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी जिसे समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था, यानी समुद्र के सितारे के लिए एक गीत गा रही थी लड़कियां जो थी। उस बस को सुनते हुए दूर दराज की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। गहरी सांस के सुरमई रंग में रंगी वह आवाज़ मन की गहराई में किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी, माने बहुत अच्छी लग रही थी, है ना। लग रहा था कि उस रोए की जिद शायद मुझे वहाँ जाने नहीं देगी, माने लेखक आकर्षित होने की कोशिश कर रहा है कि लग रहा है कि बस यहीं रुका जाए, इनका ही गाना सुना जाए, लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोआ था दिमाग के किसी कोने में अटका। अब रोए का अर्थ विचार समझ लो, यहाँ दिमाग के किसी कोने में अटका जो सुबह वहाँ से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। यानी अब याद आ रहा है कि वहाँ से कनानौर जाना है, वहाँ जो पेज छूट गए वो लाना है, तो बस का टाइम टेबल सोच रहा है। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया के साथ टाइम टेबल के हिंद से जोड़ते जा रहे थे। अब गाना भी सुन रहा है, उस पर अपनी मन में प्रतिक्रिया भी कर रहा है और साथ ही साथ टाइम टेबल पर भी विचार कर रहा है। पहली बस 7:15, दूसरी 8:35, तीसरी ... इस तरीके से सोच रहा है लेखक। थोड़ी देर में बस लौट गई, गीत के स्वर विलीन हो गए, यानी गीत भी बंद हो गए और मन में केवल हिंदसों की चरखी चलती रह गई। ठीक, मन अब सोच ही रहा है, केवल मन में जो टाइम टेबल है उसमें जो हिंदसों की चरखी है वही चलते रह गई। सूर्योदय। हम 8 आदमी विवेकानंद चट्टान पर बैठे थे। अब जब सूर्योदय हुआ सुबह, चट्टान तट से 100-125 गज आगे समुद्र के बीच जाकर है। समुद्र के बीच में एक चट्टान है जहाँ ये बैठे हैं तट से, वहाँ जहाँ बंगाल की खाड़ी की भौगोलिक सीमा समाप्त होती है। उस चट्टान पर बंगाल की खाड़ी की भौगोलिक सीमा समाप्त होती है। मेरे अलावा 3 कन्या कुमारी के बेकार नवयुवक थे, माने बेरोजगार। बेकार कहने का मतलब निठल्ले, ऐसी कुछ ना जिनका कोई काम ना हो जिनके पास। जिनमें से एक ग्रेजुएट था, 4 मल्लाह थे, माने नाविक थे, जो एक छोटी सी मछुआ नाव में हमें वहाँ लाए थे। नाव क्या थी? अब नाव का बता रहा लेखक कि नाव कैसी थी। नाव क्या थी? रबड़ पेड़ के 3 तनों के साथ जोड़ लिया गया था बस, मतलब ऐसी रबड़ पेड़ के 3 तने जोड़ के नाव बना ली गई थी। नीचे की नुकीली चट्टानों और ऊपर की ऊंची ऊंची लहरों से बचाते हुए मल्लाह नाव को उस तरफ
ला रहे थे, तो मैंने आसमान की तरफ देखते हुए उतनी देर अपनी चेतना को स्थगित रखने की चेष्टा की, माने मन को स्थिर रखने की कोशिश की। अपने अंदर के डर को दिखावटी उदासीनता से ढकना चाह रहा था। अंदर जो डर था उसको उदासीनता के मतलब चेहरा उदास करके उस डर को ख़त्म करने की लेखक कोशिश कर रहा था, ढकना चाह रहा था। पर जब चट्टानों पर पहुंच गए तो डर मेरी टांगों में उतर गया। लेखक कह रहा है लेकिन जब चट्टानों पर पहुंचा तो डर मेरी टांगों में उतर गया, क्योंकि वहाँ बैठे हुए भी हल्के हल्के काँप रही थी, टांगें तो काँप ही रही थी। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। 8,000 में 400-500 बेरोजगार हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं, उनमें से 100 के लगभग तो ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियाँ देना, माने केवल फॉर्म भरना नौकरियों की, और बैठकर आपस में बहस करना। वह खुद, और लेखक कह रहा है कि वह खुद भी यही काम करता था, वह लड़का भी। वहाँ फ़ोटो एल्बम बेचता था, और जो ये बात बता रहा है लड़का, वो फ़ोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं, वह कह रहा था हमारा जो मुख्य भोजन है वो सीपियों का गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांत यानी बड़े बड़े दर्शन शास्त्र की बातें करते हैं। इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है, लेखक कह रहा है इतनी प्रेरणा तो मिलती है, वो लड़का बता रहा है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गूदा मुँह में डाल लिया, खाने लगा वो। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे दीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्याह चट्टानों की ओर से सूर्य उदित हो रहा था। अब पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर यानी सूर्य उदय हो रहा है, तो छोटे छोटे जो दीपों की तरह समुद्र में बिखरी जो स्याह चट्टान है, स्याह चट्टानों की ओर से सूर्य उदित हो रहा था, माने सूर्य निकल रहा था उन्हीं काली चट्टानों की ओर से, माने पीछे तरफ से। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए एकत्र थे। उगते सूर्य को अर्घ देने का मतलब है जल चढ़ाना। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे मतलब वही बैरे का अर्थ होता है जो वेटर होता है उसको बोलते हैं। बैरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। 2 स्थानीय नवयुवतियाँ उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखा रही थी, माने वहाँ शंख और मालाएं वगैरह बेचते हैं लोग। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोल तोल और अपने बाइनाकुलर से सूर्य दर्शन। एक प्रकार का यंत्र होता है दूरबीन टाइप का, तो उससे ये सूर्य दर्शन भी कर रहे थे, मालाओं का मोल तोल भी कर रहे थे और सूर्य का दर्शन भी कर रहे थे बाइनाकुलर से। एक प्रकार की दूरबीन टाइप की होती बाइनाकुलर्स, उससे सूर्य के दर्शन भी कर रहे थे और मालाओं का तोल मोल भी कर रहे थे। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। अब जो व्यक्ति था इसके साथ, वो मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से बेकारी के आंकड़े बता रहा था कि कितने लोग यहाँ बेकार में फालतू ही हैं, माने जिनके पास कोई काम नहीं। और वे लोग जो थे, जो गेस्ट हाउस में थे सरकारी मेहमान, वे उन नवयुवतियों की टोकरियों से शंख और मालाएं जो थी उनका मोल भाव कर रहे थे और बाइनाकुलर से साथ साथ सूर्य का दर्शन भी कर रहे थे। बता रहा था बहुत से कडल कॉक हमारे आसपास तैर रहे थे। एक प्रकार का जीव होता है जो समुद्र में तैरता है। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग। अब उन कडल कॉक को ना तो इनके उससे कोई मतलब है जो सूर्योदय की विशेषता है, ना उससे मतलब, ना इनकी बेकारी की समस्या से मतलब। ठीक, मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे। हालांकि मल्लाह उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं थे, क्योंकि तूफान था तो वहाँ हक में नहीं थे, वो नहीं चाहते कि वहाँ जाए। बहुत कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गए और नाव को घाट की तरफ ले चले। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था। जिस रास्ते से हम आए थे उससे कहीं ज़्यादा। नाव इस तरह लहरों के ऊपर उड़ जाती थी कि लगता था नीचे आने तक जरूर उलट जाएगी। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था, यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती हैं, माने लोग वहाँ सुसाइड बहुत करते हैं। मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट किया, माने लेखक ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही
मेरा ध्यान उसकी बातों में नहीं था, मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला बाकी है। यानी लेखक का दिमाग अपने पेज पर है जो वो छोड़ आया था वहाँ। एक लहर ने नाव को इस तरफ धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। भंवर होता है वो चीज़ जब पानी बहुत तेजी गति से केंद्र की तरफ घूमता है, अपने बीच में एक केंद्र बन जाता है, घूमता है तो भंवर होते हैं उसके। अगर कोई चीज़ बीच में उसके पड़ जाए तो नीचे चली जाती है, डूब जाती है वो। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल आई। इससे पहले कि मल्लाह उसे संभाल पाते वह फिर उसी तरह भंवर में दाखिल होकर घूम गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवा किसी चीज़ की चेतना नहीं रही। अब डर के मारे लेखक का पूरा ध्यान भंवर और घूमती नाव में आ गया। चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खाने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। 3-4 चक्कर खाने के बाद नाव बाहर आ गई, यानी अब ये सुरक्षित है। यह अपने आप हुआ, यह मल्लाहों की कोशिश से मैं नहीं कह सकता। अब लेखक कहता है ये चीज़ अपने आप हुई या मल्लाहों ने कोशिश की, ये मैं नहीं कह सकता। पर तब तक मैंने उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा जब तक किनारे के बहुत पास नहीं पहुंच गए। यह भी वहां पहुंचकर जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्लाह उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से पहले गए थे, वही रास्ते से आए। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। मंडली माने समूह, भक्तों का समूह मंदिर के अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर प्रणाम कर रहे थे मंदिर को। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई नावों के पाल और कडलकॉक के पंख एक से चमक रहे थे। नावों के पाल भी चमक रहे थे, कडलकॉक के पंख भी चमक रहे थे। मैं मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 पर, चौथी, इस तरीके से लेखक ये सोच रहा है। तो ये अध्याय पूरा हुआ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।